तो सोचिए, एक देश जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है, उसे बिल्कुल शुरू से बनाना, ये जिम्मेदारी किसने उठाई? आज हम उसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आज़ाद भारत की नींव रखी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार भी कहा जाता है। ये अल्फाज, जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जिंदगी और आज़ादी के लिए जागेगा, ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का, उनके सपनों का ऐलान था। नेहरू की आवाज में एक नए देश का जन्म हो रहा था। तो आखिर कौन थे ये शख्स जिनके कंधों पर एक पूरे नए देश को बनाने की इतनी बड़ी, इतनी भारी जिम्मेदारी आ गई? चलिए इस सफर में उनके साथ चलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक नेता बनता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से कि किन बातों ने उन्हें वो बनाया जो वो थे। उनका जन्म 1889 में इलाहाबाद के एक काफी प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई, जैसे कि इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई, ने उन्हें दुनिया से रूबरू कराया। वहीं उन्होंने साइंस, डेमोक्रेसी और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को करीब से जाना, और यही सीख आगे चलकर उनके मॉडर्न इंडिया के विजन का आधार बनी। जब वो इंग्लैंड से पढ़कर लौटे तो एक आराम की, एक सफल वकील की जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका रास्ता कुछ और ही था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर नेहरू ने वो जिंदगी छोड़ी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये नंबर देखिए, 9। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके त्याग और समर्पण की कहानी है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेहरू को कुल 9 बार गिरफ्तार किया गया। इससे उनके कमिटमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो सिर्फ गांधी जी के अनुयायी नहीं थे, वो खुद एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस, हर बड़े आंदोलन में उन्होंने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। और 1929 में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। 1942 आते आते क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त तक वो आज़ादी की लड़ाई का एक केंद्रीय चेहरा बन चुके थे। आज़ादी मिली और फिर शुरू हुआ असली इम्तिहान। भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर अगले 17 साल उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। अब देखते हैं कि उन्होंने अपने सपनों के भारत को, उस विजन को जमीन पर कैसे उतारा। एक नए देश को बनाना, सोचिए कितना बड़ा काम है। नेहरू के पास इसके लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट था। उनका विजन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ था, और यही 4 पिलर्स मॉडर्न इंडिया की बुनियाद हैं। तो ये 4 पिलर्स थे: डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, साइंस और एजुकेशन, और फॉरेन पॉलिसी। चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी, एक ऐसा देश जहां हर किसी को बोलने का, अपनी बात रखने का हक हो, एक सेक्युलर देश। फिर आती है इकोनॉमी। उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स साथ मिलकर काम करें। देश के डेवलपमेंट को ट्रैक पर रखने के लिए 5 ईयर प्लान्स शुरू किए। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम्स और स्टील प्लांट्स, ये सब उसी दौर की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा हैं। नेहरू जानते थे कि भविष्य साइंस और टेक्नोलॉजी का है, इसीलिए उन्होंने आईआईटीज, आईआईएम्स और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का सपना भी उन्हीं का था। और ग्लोबल स्टेज पर जब पूरी दुनिया 2 कैंप्स में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, तब नेहरू ने भारत को एक अलग रास्ता दिखाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट का रास्ता। मतलब हम किसी गुट के साथ नहीं, हम अपने आज़ाद फैसले लेंगे। पॉलिसीज और पॉलिटिक्स से परे नेहरू एक इंसान के तौर पर भी बहुत खास थे। उनकी विरासत सिर्फ उनके काम में ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी जिंदा है। पूरा देश उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहता था। उनका बच्चों से एक अलग ही लगाव था। वो उन्हें देश का भविष्य मानते थे, और इसी प्यार की वजह से उनका जन्मदिन 14 नवंबर आज भी भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बात जो शायद सबको नहीं पता, जब वो सालों तक आज़ादी की लड़ाई में जेल में थे, तो उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल लिखने में किया। उन्होंने जेल से ही ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी जबरदस्त किताबें लिख डाली। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक नेता ही नहीं, एक बहुत बड़े विचारक और लेखक भी थे। तो आखिर में सवाल यही उठता है, नेहरू ने जिस आधुनिक, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक भारत का सपना देखा था, वो आज कहाँ खड़ा है? उन्होंने जो नींव रखी थी, उस पर हम कितनी मजबूत इमारत बना पाए हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।